नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वन माफिया ने अपनी सक्रियता दिखा दी है और फिल्मी स्टाइल में तस्करी की जा रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब में अवैध लकड़ी पहुंचाई जा रही है। ये पिछले लंबे समय से जारी हैं ये चीजें। 80 के दशक में प्रदेश में वन काटू, वन माफिया इस तरह से चला कि उस समय के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ गया और वीरभद्र सिंह जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाकर भेजा और उन्होंने सख्ती से वन माफिया के खिलाफ निपटा। अब सुक्खू सरकार ने भी वन माफिया पे प्रहार किया है और पिछले कल ही लकड़ी पकड़ी, जो परसों लकड़ी पकड़ी गई है, लगभग 37 गाड़ियां पुलिस ने ऑपरेशन करके एक साथ पकड़ी हैं। तो इतने बड़ी पैमाने पे बिना कागजों के गाड़ियां एक साथ जा रही हैं, इसमें मिलीभगत भी है विभागों की, एजेंसियों की। और ये लकड़ी प्रदेश की अमूल्य वन संपदा पे वन माफिया बेखौफ होकर तस्करी कर रहा है और हो सकता है कि प्रदेश के बाकी बॉर्डर्स पे भी यही हाल हो। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं सूरत नेगी जी, हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और फॉरेस्ट का कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और विश्लेषक के तौर पे प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले मैं प्रवीण जी से शुरुआत करता हूं। प्रवीण जी, माफिया की सक्रियता बहुत हुई है। होशियार सिंह फॉरेस्ट गार्ड को का जो एक मामला आया, उसके बाद सीबीआई पे भी के पास भी गया। उस समय बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, बहुत बड़ा मुद्दा बना, जैसे गुड़िया कांड का बना, होशियार सिंह का भी बना। लेकिन उसके बाद भी वन माफिया की सक्रियता नहीं रुकी, बल्कि बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि अब देखिए कि लकड़ी के कुछ दिन पहले बॉर्डर, ऊना बॉर्डर से इसको क्रॉस कराया जा रहा है जो पंजाब के साथ लगता है। 18 गाड़ियां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस को बताया, उनको उनके वर्करों ने, उनके कांग्रेस के लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने इनपुट दिए जो बताया जाता है। तो 18 गाड़ियां कुछ दिन पहले पकड़ी गई और एक अवैध लकड़ी का डंप जो ग्रेट मुबारकपुर रोड पे था वो पकड़ा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सक्रिय हुए। उन्होंने भी पुलिस को कहा और वन विभाग को कहा कि ये सक्रियता दिखाइए और इनको पकड़िए। एक ऑपरेशन किया गया, लगभग 29 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी एक ही दिन में, 7 गाड़ियां वन विभाग ने पकड़ी और एक डेरा में और पुलिस ने गाड़ी पकड़ी। 41 लोगों पे मामले दर्ज किए गए और ये सारी लकड़ी होशियारपुर जा रही थी, वहां टिम्बर की एक बड़ी मार्केट है, और अवैध रूप से जा रही थी। और ये सिलसिला फिर से प्रदेश को बदनाम होगा प्रदेश, क्योंकि वन माफिया सक्रिय हो चुका है। जी प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रदेश से संबंधित है, आज चर्चा के लिए लाया हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये खबरें सुनते आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो लकड़ियों का अवैध व्यापार हो रहा है, उसके ऊपर सरकार सख्ती कर रही है। और ये अच्छी खबर भी थी। कल जब 29 ट्रक पकड़े गए, तो मन में दुख भी था और थोड़ा-सा खुशी भी थी। दुख इस बात का था कि हिमाचल प्रदेश की जो अतुल्य संपदा है, अमूल्य संपदा है, वो इस तरह से अवैध ढंग से बाहर जा रही है। और खुशी इस बात की थी कि लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह का अवैध तस्करी के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है और इसके लिए सरकार जो है सक्रियता से भाग ले रही है। सरकार की खुद की, और हो भी क्यों जी ना, क्योंकि जब 1983, आपने जिक्र ही किया कि 1983 में सरकार गई थी, रामलाल जी की मार्च 1983 में गई थी, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में लगभग 700 केस रजिस्टर्ड हुए थे जी। और 90 लाख रुपए के करीब की लकड़ी पकड़ी थी। वर्टिकल डिवीजन हो चुका था पुलिस ऑफिसर्स में उस टाइम का। एक उनको बचाना चाहता था और एक जो है वो उस पूरे के पूरे अवैध लकड़ी के कारोबार को जो है वो पकड़ने की कोशिश में लगा था। जी परंतु मैं उस समय भी कहना चाहता था कि उस समय के हालात और अगर आज के हालात को कंपैरिजन करें, उस समय मुझे लगता था कि संवेदनशीलता ज़्यादा थी कि हम उस समय की तत्काल हाईकमान ने एकदम से कार्यवाही की और रामलाल जी को इस्तीफा देना पड़ा। आज तो हिमाचल प्रदेश में 700 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड होते हैं और असंख्य ऐसी जगहें हैं जहाँ पे केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और वहाँ पे अवैध रूप से जी कटान। ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ कि एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ और दूसरा मैं एक ट्रैकर भी हूँ, अलग-अलग जगहों पे जाता रहता हूँ, तो मैं जगह-जगह जाता हूँ और जब मैं कटान देखता हूँ, तो मन में बहुत पीड़ा होती है। और ये भी जानता हूँ कि ये जो कटान है, ये बिना राजनेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता, अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर ये 2
विजिलेंट हो तो किसी भी हिसाब से कटान नहीं हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश में ये जो इस तरह का कारोबार है, ये फिर से सक्रिय हुआ है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, और पिछले 2-3 सालों में तो हमें ये ज्यादा देखने को मिला है। मिला है, अब मैं बिल्कुल। आपको नया मॉड्यूल आपको बताता हूँ। ये तो तरीका था जो कल पकड़ी गई है। अवैध ढंग से लकड़ी होशियारपुर डिपो लेके जाई जा रही थी, जहां पे प्लाई का काम होता है, जहां पे अब मैं आपको वैध ढंग से हिमाचल प्रदेश में जो लकड़ियों की तस्करी हो रही है, उसको सुन के आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कानून है, अगर कहीं आपकी जमीन है, तो अगर आप दूसरी जगह घर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले वाली जमीन में अगर आपके वहां पे दरख्त हैं, तो डीएफओ आपको परमिट करेगा कि आप दूसरी जगह घर बनाने के लिए लकड़ी ले जा सकते हैं। जी और कर जो है इसी कानून का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा देवदार वाला जोन है, वहां पे 2 जी बिस्वे या 3 बिस्वे जमीन खरीदते हैं, और जी उस लकड़ी के लिए उस वहां पे काटने की परमिशन मांगते हैं 5 या 6 दरख्तों को, और 5-6 दरख्तों से है वो ट्रक भर के स्लीपर जो है वो हो जाता है। आपके पास परमिशन है लीगल दूसरी जगह ले जाने की, और उस लकड़ी को दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा अवैध ढंग से तस्कर इसमें शामिल है कि अब लकड़ी को वैध ढंग से आप आउट ऑफ हिमाचल भी लेके जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए मेरा घर मंडी में है, और मेरा एक जी घर मैं चंडीगढ़ में भी ले लेता हूँ, जमीन चंडीगढ़ या पंजाब में ले लेता हूँ। मैं क्या जी करूंगा, यहाँ के पास एक परमिशन डालूंगा कि मैं चंडीगढ़ घर बना रहा हूं, मेरी जमीन के अंदर 6 देवदार के पौधे हैं, इनको काटने की घर बनाने के लिए अनुमति दी जाए, और मैं उस जी लकड़ी को वैध ढंग से चंडीगढ़ ले जाऊंगा। और एक बार जब आप हिमाचल प्रदेश की सीमा क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपको पकड़ने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, और ये लीगल तरीके से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आरटीआई लेंगे, तो मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत ढंग से जानता हूं जिन्होंने एक ही जमीन के ऊपर 4-4 बार परमिशन ली हुई है, जी मनाली बनाने के लिए परमिशन ली हुई है। और वो लकड़ियां कहां से आ रही हैं, वो लकड़ी आ रही है आपके रामपुर से, वो लकड़ी आ रही है आपके चौपाल से, वो लकड़ी आ रही है आपके शिमला के ऊपरी क्षेत्रों से। तो ये बहुत बड़ा धंधा है, और हिमाचल प्रदेश को इस चीज से बचने की आवश्यकता है। और ये सरकारी राजनेताओं के सहयोग से हो रहा है, ये जो अधिकारियों के सहयोग से हो रहा है, या अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। और इसके लिए चाहे वन अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं या राजनेता हैं, सब लोग मिले हुए हैं। और मुझे ये कहता हूं कि ठीक है, कांग्रेस वाले बीजेपी को दोष देंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस को दोष देंगे, पर सच्चाई यही है कि एक बार हिमाचल प्रदेश में अवैध लकड़ी की तस्करी जो है फिर से सक्रिय हो गई है। जी मैं अभी ये जो जैसे गाड़ी जी, हाँ जी, ये जो मैं पीछे गाड़ियां जैसे पकड़ी गई हैं प्रवीण जी, ये इसमें भी कुछ कुछ गाड़ियों के पास परमिट एक दिन पुराने थे। जाहिर है बिल्कुल वो कोई पुराना परमिट बनाया होगा इसी तरीके से, और उसको बार बार यूज कर रहे होंगे उस परमिट को। एग्जैक्टली जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसी चीज, हम्म और मैं आपको एक और बताता हूं। मैं अभी पीछे जैसे क्या हुआ कि मणिकर्ण वाले क्षेत्र में गया, और वहां पे जी बाढ़ के बाद जो लकड़ियां आई पड़ी थी, उससे साफ ही पता लग रहा था कि जी कितने बड़े पैमाने के ऊपर कटान हुआ है। और सब लोग जो है आंखें मूंद के बैठे हुए थे, जी जी किसी ने किसी को चलिए, कुछ नहीं। मैं यही कहना बिल्कुल चाहता हूँ, चलिए जो अनसर लोग हैं। मैं प्रहार एक ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने प्रहार तो किया है, चलो एक कमर टूटेगी उनकी आगे, उनके जो मेन माफिया है उस तक पहुंच पाती है कांग्रेस की, ये अलग बात है। चलिए सूरज जी, बहुत बड़ा पिछले चंद दिनों में लगभग 55 गाड़ियां पकड़ी गई हैं अवैध, जो ऊना से होकर होशियारपुर की तरफ जा रही थी। और पुलिस को दो दो जिलों की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। कांगड़ा हमीरपुर की ये लकड़ी है जो जा रही है, और वहीं पे 4 लेन का काम भी इन जिलों में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वन माफिया वन से तो लकड़ी काट ही रहा है, लेकिन 4 लेन की लकड़ी भी उठा रहा है। जी सूरज जी, सूरज जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी राजीव जी जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं और मुझे इसका भाग बनने का मौका मिला है। मैं आपके शुरू के संबोधन में मैं सुन रहा था, आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश के अंदर जब भू माफियाओं का राज चल रहा था तो हटाए गए, जी और उसमें वीरभद्र सिंह जी लाए गए और उन्होंने कसने का काम किया। और साथ में जी आपने कहा कि ये सरकार भी, सुक्खू सरकार भी वन माफिया को कसने का काम कर रही है। मुझे जी थोड़ा सा इसमें
कहना है कि ये तो चोरी पकड़ी गई तब एक्शन हो रहा है, और उससे पहले अगर इतने बड़े स्तर में अगर 55-57 गाड़ियां पिछले 2-3 महीने के अंदर अगर पकड़े गए हैं और इतने बड़े लेवल पर अगर तस्करी हो रही है, भू माफिया लोग, वन माफिया लोग सक्रिय है, मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है कि बिना बड़े लेवल के सरकार के में बैठे हुए लोगों और पूरे तंत्र के इन्वॉल्वमेंट के ये नहीं हो सकता है। और मैं अभी देख रहा था कि बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरेस्ट के मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी है जी, और होम मिनिस्टर भी माननीय मुख्यमंत्री जी है। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं उस स्तर पर ये सारी बातें हुई है, उसके कारण ये हुआ है। और मेरे ध्यान में ये भी है कि मैं पहले सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये देश के प्रधानमंत्री को किसी ने शिकायत किया होगा, वहां से सरकार को भेजा होगा, लेकिन जैसे आपने कहा संबोधन में कि सरकार में जो डिप्टी सीएम है अग्निहोत्री जी के ध्यान में ये लाया गया, तो वहां से ये एक्शन हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इसमें पूरा नजर आता है कि सरकार इन्वॉल्व है और ये तो चोरी पकड़ने के कारण ये हुआ है। मैं इस सिस्टम में रहा हूं, जो प्रवीण जी भी विश्लेषण कर रहे थे, ये ठीक है कि भाई उसमें परमिशन लेने की इजाजत है, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि 57-58 जो गाड़ियां चले गई हिमाचल से जाए और किसी ने इसके लिए परमिशन लिया हो कि वो चंडीगढ़ में या कहीं होशियारपुर में अपना मकान बना रहा हो। ये पूरी तरह से भू माफिया है और वन माफिया है। वन माफिया, बिल्कुल। जयराम जी की सरकार थी, इस तरह की घटनाएं जब शुरू हुई, मुझे ध्यान है कि मैं वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन बनने के तुरंत मैंने मीटिंग बुलाई थी। एक बात मैंने कहा था और 5-7 दिन कॉर्पोरेशन में क्या पिछला रहा है वो सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद मैंने एक बात कही थी और मैंने पूछा था ऑफिसरों के पिछले 5 साल में कॉर्पोरेशन को कितना नुकसान हुआ है। तो आप हैरान होंगे, 1974 में कॉर्पोरेशन का गठन हुआ और 1974 से 2012 तक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का नुकसान है 46 करोड़ रुपए घाटे में है, और 5 साल के अंदर 2012 से 17 के अंदर जो है 67 करोड़ अलग से नुकसान 5 साल के अंदर हुआ। तो उस समय भी मैंने कहा था बिना तंत्र के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा नुकसान फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को कभी नहीं हो सकता। और 5 साल हम हर साल प्रॉफिट में रहे हैं, उसका उदाहरण ये है। तो हमने ये उस समय भी कहा कि लीकेज को बंद करिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ईमानदारी के कारण वो सारा पर्कुलेट जो है पूरे प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को गया। लेकिन सूरज जी, सबसे ज्यादा मामले पिछले 3 साल में आए हैं लकड़ी के। आप मीडिया रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इस डिबेट को करने से पहले हम इंटरनेट पे उन्हीं चीजों को छान रहे थे, और सबसे ज्यादा मामले, चाहे वो खैर के मामले हैं और कहीं पे भी कोई भी सख्ती बीच बीच में हुई, लेकिन माफिया तब भी काम करता रहा। अब भी माफिया सक्रिय है, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है कांग्रेस की तरफ से। जी, मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड तो दिया। ये जो माफिया लोग हैं ये एक्टिव होते हैं, ये मुख्यमंत्री ने सरकार में रहते हैं जी। और बिरोजा में कितना तस्करी हमने रोकने का प्रयास किया। ये नूरपुर वाला एरिया जो है, चाहे वो सिरमौर का एरिया हो, पंजाब के साथ लगता है, ये सारे रहते हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, हमारी सरकार में नहीं रहा होगा, लेकिन एक ही घटना जिस स्तर में ये हो रहा है, इस तरह की घटना जो है जयराम की सरकार में कभी नहीं हुआ है। छुटपुट घटनाएं होती है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि हमारे समय में जो है वन माफिया बिल्कुल बैठ गया था, वो करते रहे, लेकिन हमने उसको होने नहीं दिया। ये विषय जी किमटा जी, सवाल ये है कि वन माफिया की सक्रियता कुछ सालों से हुई है। वो होशियार सिंह फॉरेस्ट गार्ड का मामला भाजपा ने बुनाया, लेकिन वो होशियार सिंह हेल्पलाइन भी शुरू की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जो बेशकीमती हमारी संपदा है खैर निचले हिमाचल की, वो और चंदन के पेड़, लगभग तस्करी होती रही। अब कहीं ना कहीं एक कंबाइंड ऑपरेशन पुलिस से करवाया गया, 2 जिलों की पुलिस से, अभिषेक दुल्लर डीआईजी के नेतृत्व में ये हुआ है कांगड़ा और ऊना में, और इससे कहीं ना कहीं वन माफिया आगाह हो गया है। अब वन माफिया को घुटने कैसे टिकाए जाएं,
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लंबे समय से चीज चली आ रही है, पूरा तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। और ये मुझे लगता है कि प्रदेश के बाकी जो अंतर्राज्यीय सीमाएं वहां भी ये चीज चल रही होगी। अभी तो एक बॉर्डर को पकड़ा गया है। जी किमटा जी। बिल्कुल राजीव जी, मैं बताऊं, जैसे सूरज नेगी जी ने कहा कि जो वन माफिया एक्टिव हुआ पिछले जो टेन्योर था बीजेपी का, उसमें काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है। और ना केवल आपके सराज में देखो, अगर सराज में देखा जाए तो काफी तस्करी सराज में हुई है, और खास तौर पे जितने भी हिमाचल के बॉर्डर है वहां पे ये सारी तस्करी चल रही थी। अगर आपको याद होगा पिछले सदन में जब हमारे जो लोग थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, चाहे मुकेश जी थे, विपक्ष में थे, वो बार बार सदन में बात उठा रहे थे कि वन माफिया पे लगाम कसी जाए, है ना, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। और कारण यही था कि आज ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ कांगड़ा जिला की पुलिस ने और ऊना पुलिस ने, और रिजल्ट आपके सामने आया, जब क्योंकि इनपुट्स थी किस तरह का माफिया चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने शायद आपको परसों भी एक वीडियो भेजा कि जो स्वराज का वीडियो है जिसमें स्लीपर बन के बह रहे हैं, क्योंकि जयराम जी ने पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने बोला टूंडे आए, टूंडे नहीं आए तो स्लीपर बन के आए थे। तो समझ सकते हैं कि इसकी जननी का है। पिछली भाजपा सरकार में दो माफिया बड़े एक्टिव हुए, एक आपका फॉरेस्ट माफिया, दूसरा लैंड माफिया। लैंड माफिया खनन माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ पिछले 5 साल में। कारण क्या था कि वो किसका पैसा था, शायद सूरज नेगी जी बता सकते हैं या पिछली सरकार बता सकती है कि वो अल्टीमेटली उन्होंने अपने कुछ लोग रखे थे कि जो जमीन लेते थे और वो पैसा लगाते थे, उसके एवज में वो लोगों से बड़ी आधे पौने जमीन रेट पे वो जमीन लिया करते थे। उसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखा जाए, आप चाहे हमारा शिमला का लगता इलाका है, वहां पे जो आपका साथ में लगता हुआ सिरमौर का लगता हुआ इलाका है, चाहे ऊना का लगता इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव जो आपका पिछले 3-4 साल में जो हमारी पिछली सरकारों ने एक लगाम लगाई थी फॉरेस्ट माफिया को लेकर, उनकी कमर तोड़ के रख दी थी वीरभद्र सिंह जी ने जब उनके कार्यकाल में, लेकिन वो कहीं ना कहीं पनपा है। और पनपा है कि वो अच्छा नहीं है प्रदेश के लिए। कारण क्या है कि हमारी वन संपदा अल्टीमेटली खत्म हो रही है, क्योंकि वन जो माफिया वो ये नहीं देखता कि कौन सा पेड़ काटा, कौन सा, उनको तो बस पेड़ से मतलब, और इसी आड़ में जो है वो काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल में जब भाजपा की सरकार थी तो जो माफिया था वो बहुत फला फूला है। कारण क्या था कि फला फूला इसलिए था कि अब देखिए, अब इन्होंने नूरपुर की बात की, ये तो वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट थे, तो नूरपुर से मंत्री कौन थे फॉरेस्ट के? राकेश पठानिया जी मंत्री थे। और ये कांगड़ा हमीरपुर की लकड़ी है जो पकड़ी जा रही है, कांगड़ा हमीरपुर की लकड़ी, तो वहीं से एक ट्रेल बना हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संरक्षण था, और ये जो माफिया है फॉरेस्ट का, ये पूरे प्रदेश में पसरता जा रहा है। मैंने आपके एक पहले भी आपकी लाइव डिबेट में मैंने कहा था कि जिस तरह से एक अवैध खनन हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारी सरकार ने फॉरेस्ट माफिया को नकेल कसी थी, वैसे ही हमारे को अवैध खनन पे भी नकेल कसनी पड़ेगी। लेकिन पिछले 3 साल में जिस तरह से फॉरेस्ट माफिया पूरे प्रदेश में एक्टिव हुआ, यहाँ की जैसे प्रवीण जी ने कहा कि आपकी मणिकरण वैली में भी बिल्कुल बात सही है। जहां जहां भी जितने भी जंगल वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां जो वन माफिया काफी एक्टिव है। और हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री है, वचनबद्ध है कि इस तरह के माफिया को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। और अब मजेदार बात बताऊं मैं, आप अभी जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, अक्सर होता क्या था कि फ्लैश फ्लड्स में जितनी भी लकड़ियां थी वो लोग उठा के ले जाते थे, लेकिन इस बारी पहली बारी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन उस लकड़ी को उठा रहा है, क्योंकि इतनी वन संपदा जो है प्रदेश की वो आपके नदी नालों में आई है, दरिया के किनारे आई हुई है, तो उसके फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है उसको लकड़ी को उठा रहा है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा, सूरज नेगी जी नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल में ये माफिया जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, जो कि प्रदेश के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन किमटा जी, सवाल ये है कि माफिया की कमर तो तभी तोड़ी जाएगी, ये तो चलो एक इनपुट थे, इंटेल थे, कुछ पत्रकारों के, कुछ कांग्रेस वर्करों के, कुछ आम आदमी के, उप मुख्यमंत्री तक गए, मुख्यमंत्री जी तक गए, और उन्होंने कंबाइंड ऑपरेशन भी करा दिया। पहले छोटे ऑपरेशन हुए ऊना डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये कंबाइंड ऑपरेशन हुआ। लेकिन बहुत जगह से वन संपदा हमारी और वनों से निकलने वाली जड़ी बूटियां जो कि ऐसी सूची में शामिल हैं कि उनको निकाला नहीं जा सकता, है ना, उनका दोहन नहीं किया जा सकता, वो भी जा रही हैं। आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से भी जा रही हैं, शिमला से भी जा रही हैं, किन्नौर से भी जा रही हैं, चंबा से भी जा रही हैं मुख्यतः। तो अभी तक भी अधिकारियों की, कर्मचारियों की फौज वही है। मैंने देखा है कि इस ऑपरेशन के बाद मैंने चर्चा की तो कुछ जगह से आया कि ये सारी मिली भगत है, क्योंकि ये पिछले 3-1 सालों से ये सिलसिला चला हुआ था। रात को गाड़ियां निकलती थी, हम लोग कभी कभार देखते थे,
लेकिन वो चेक पोस्ट से निकल जाती थी, हमें लगता था कि इसका परमिट होगा, लेकिन परमिट किसी का नहीं होता, जिसका खुलासा अब हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ने के लिए, माफिया की जो पूरी कमर तोड़ने के लिए आपको वहां लंबे समय से तैनात, और गगरेट बॉर्डर तो बदनाम ही रहा है हमेशा। वहां जो भी चेक पोस्ट पे प्रभारी रहे हैं, कब वो पिछली सरकार में भी दिक्कत आई थी, इसमें भी आई है, ये चलती रहती है। तो वहां पे ईमानदार लोगों को बिठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटी है बिना अधिकारियों की मिली भगत के नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको परमिट इश्यू होता है, आपके जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो आपके चेक पोस्ट लगे हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ियां उधर से गुजरती है, जब गुजरती है तो कहीं ना कहीं आपको वो परमिट दिखाना पड़ता है ना। अगर आपके पास पुराना परमिट है तो गाड़ी कैसे जा रही है, अगर आपका नया परमिट है तो किस चीज का परमिट है, डोमेस्टिक यूज के लिए है, कमर्शियल यूज के लिए। बाकी सूरज नेगी जी अच्छे जानते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल ये फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में वाइस चेयरमैन भी रहे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है डिपार्टमेंट के लोगों की। अब उस पे नकेल कैसे कसी जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक रोड मैप तैयार किया, जिसका अभी फिलहाल आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि जिस तरह से उन्होंने ट्रक्स पकड़े हैं, जीपे पकड़ी है जॉइंट ऑपरेशन को लेकर। तो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास खुद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो और साथ ही साथ अभी सबसे बड़ी बात एक चीज और बताऊं मैं आपको, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि अभी जो अधिकारियों के तबादले नहीं किए थे, कि व्यवस्था परिवर्तन है, तो इसलिए जो लोग हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि सरकार आती थी और तबादले बड़ी तादाद में तबादले हुआ करते थे, लेकिन अभी अफसर वही है। अब जो इस तरह के अफसर है, कहीं ना कहीं उनकी पहले से सांठगांठ है उन लोगों के साथ जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा इसके ऊपर एक्शन लेके थोड़े जो अधिकारी है उनका कहीं ना कहीं छटनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 3-4 साल से या 2 साल से इस चेक पोस्ट पे है, पे कहीं पोस्टेड है, तो उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, सांठगांठ रहती है, और उससे लेकर जो ये इस तरह का जो माफिया फलता फूलता है। तो बिल्कुल सरकार वचनबद्ध है, और खासतौर हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने बिल्कुल इस तरह के लोगों का, और उनका एक्शन, बोलो ना, एक्शन स्पीक्स इटसेल्फ। तो उनका एक्शन इज स्पीकिंग इटसेल्फ कि ही हैज टेकन द एक्शन एंड पीपल आर बिहाइंड द बार्स। तो इसलिए अब ये देखिए आगे होता क्या। अभी तो 6 महीने की सरकार हुई है, थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल नहीं, अब तो 9वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं आप, है ना। समझने वाली बात यह है कि पिछले 2 महीने में जिस तरह से प्रदेश में आपदा आ रही है, हर रोज आपदा आ रही है, उसके बीच भी इन माफिया को कसा गया। नहीं, जरूरी है, क्योंकि आपने 5 साल, पिछले 5 साल जो अपोजिशन में आप रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष और आपके वरिष्ठ विधायक यही कहते हैं माफिया पे चोट करेंगे। माफिया क्या थे? लकड़ी वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, चिट्टा माफिया, भू माफिया, यही चीजें करते थे। अब शुरुआत की अच्छी बात है, लेकिन ये आगे सिरे चढ़नी चाहिए और कमर टूटनी चाहिए। चलिए, मैं सूरज जी के पास जा रहा हूँ। सूरज जी कुछ बोलना चाह रहे थे इस विषय पे। जी सूरज जी, माइक ऑन कर लीजिए। राजीव जी, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि 3 साल से चल रहा था, मैंने ये नहीं कहा। और ना ही राकेश पठानिया जी जब मंत्री बने उसके बाद वहां हुआ, ये नहीं है। ये जो बॉर्डर एरिया जितने भी है वहां ये सेंसिटिव है, बिल्कुल है, सरकार आएगी उसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई, किमटा जी ये कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिसरों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने जानबूझकर नहीं किया है उनका ट्रांसफर, उनके माध्यम से आप भ्रष्टाचार करेंगे और पिछली सरकार को बोलेंगे कि उनके समय में उनकी पोस्टिंग हुई थी इसलिए वो भ्रष्ट थे। यदि भ्रष्ट थे तो उनको चेंज क्यों नहीं किया गया है? मुझे लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो सुखू जी ने सरकार को चलाने का प्रयास किया था वो पूरा अस्त व्यस्त है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। और ये जो इस 57-58 गाड़ियां जो ट्रक पकड़े गए हैं, इस लेवल पे तो हमारी सरकार में तो नहीं पकड़े गए। बिक तो चिट्टा भी रहा है पिछले कई सालों से। इसलिए ये कहना कि 3 सालों से इसको हमने नकेल कसा था, आज जो दिख रहा है ये सिर्फ, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, मैं सिस्टम में रहा हूं, किसी भी डीएफओ की हिम्मत नहीं है बिना सरकार के मुख्यमंत्री लेवल के वहां से डायरेक्शन ना हो। किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी जब तक उसको डीजीपी लेवल के ऑफिसर का डायरेक्शन ना हो। इसलिए पूरी तरह से, मैंने जिस तरह से पहले भी कहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें दोनों डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री के पास है। और मैं आपको ये पूरे दावे से कह सकता हूं, अगर अग्निहोत्री जी और सुक्खू जी में अच्छे संबंध होते तो ये उजागर ही नहीं होता।
इसलिए डिप्टी जी सीएम के ध्यान में लाया गया, क्योंकि आपके भी ध्यान में है, मेरे भी ध्यान में है, सारी वो अलग दिशाएं हैं, उसके कारण ये उजागर हुआ है। यदि ये सरकार डिप्टी सीएम और सीएम में अगर समन्वय होता, ये जो गोरख धंधा है ये चलता रहता, इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती। इसलिए इस पर जो है जी आपने जो आज डिबेट शुरू किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके कारण हिमाचल सरकार की आंखें खुलेगी और जनता पथरिया जी, मैं उसके कारण इसमें नकेल जी कसेंगे मैं आ रहा हूं आपके पास। और ये लगना चाहिए। जी किमटा जी, बड़ा आरोप लगा है कि अगर दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक सूरज जी ने बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि मामला उनके जिले से तस्करी हो रही थी उप मुख्यमंत्री के, तो वो सक्रिय हुए और वो आज सक्रिय नहीं हुए, लगभग 1 माह से सक्रिय हैं और उन्होंने कई वाहन पकड़वाए और एक लकड़ी का अवैध डंप भी ऊना पुलिस से पकड़वाया। और जबकि इसकी खेत का जब पता लगा कि ये कांगड़ा की तरफ से आ रही है और कांगड़ा का एरिया भी पड़ता है, हमीरपुर की भी लकड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसको डीआईजी नॉर्थ ने, अभिषेक दुल्लर जी ने इसको ज्वाइंट ऑपरेशन बनाया, मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति ली होगी तभी ये हुआ। जाहिर है ऐसे ऑपरेशन नहीं होते, सूरज जी का भी कहना ठीक है। तो लेकिन आरोप लगा है कि सामंजस्य की कमी कहीं ना कहीं है, तो वो कूदे तो मुख्यमंत्री भी कूद गए। देखो अल्टीमेटली बीजेपी की है और ये आरोप लगाना इनका कर्तव्य, कर लगाते रहेंगे। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो पिछले 3 साल से आपने तो कुछ नहीं किया। होशियार सिंह की जो डेथ हुई थी वो भी आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके इलाके से थे, उस पे क्या हुआ? वहां पे तो सबसे ज्यादा अगर वन माफिया अगर आज की डेट में एक्टिव है तो सबसे ज्यादा आपके सराज इलाके में। वो खुद मुख्यमंत्री ने खुद अपने अभी पिछले भाषणों में भी कहा, सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में वन माफिया एक्टिव है तो वो सराज के इलाके में। शायद प्रवीण जी भी मुझसे इस बात पे सहमत रहेंगे। नंबर दो, अगर मुख्यमंत्री का इस पे ना होता तो शायद इतने तादाद में बड़ी लकड़ी पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बिल्कुल टिप्स मिले तो तभी जॉइंट ऑपरेशन हुआ, तभी 2 जिलों का जॉइंट ऑपरेशन हुआ। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील है और इसको मानते हैं कि इस तरह के माफियाओं को रोकना है प्रदेश में। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने इस चीजों को लेकर सदन में विपक्ष में रह के भी उठाया था, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी और हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री ने भी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप कभी, मैं बताऊं आपको, लैंड माफिया हुआ हिमाचल प्रदेश में, लैंड माफिया बहुत एक्टिव हुआ, उसको लेकर कुल्लू में बल्कि यहाँ तक की एक डेथ हुई थी। जी बिल्कुल, लैंड माफिया काफी उजागर भी हुआ था और वो बेचारा दंपति को शरेआम पीटा गया था और उसमें जो है मेल था उसकी डेथ होगी। कारण बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री के जो ऑफिस थे उसके जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इन्वॉल्व थे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप इसको पल्ला नहीं जा सकते सूरज जी कि पिछली सरकार में माफिया ने प्रदेश में हर तरह के माफिया ने अपना पैर पसारा है। जी सूरज जी, मैं अभी जरा प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी बड़ी खामोशी से आपको सुन रहे हैं कि चर्चा ये है कि इसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, इसको बंद कैसे किया जाए। एक प्रयास सुक्खू सरकार की तरफ से हुआ है, माफिया पे वार हुआ है, लेकिन आगे कंटिन्यूटी कैसे रहे? एक बार लकड़ी पकड़ी, ठीक है, कुछ दिन शांत रहे, माफिया फिर रात को शुरुआत कर देगा इन चीजों की। जी प्रवीण जी, इसका हल कैसे होगा? माइक ऑन कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि आरोप लगाएंगे, कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी पे लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 5-5 सालों के लिए सत्ता में रही है। वीरभद्र जी के समय में ही कोटी हुआ था जहां सैकड़ों पेड़ काटे गए थे। भारतीय जनता पार्टी के समय में जहां उनको सजा होनी चाहिए थी वहां पर उनको सिर्फ 10 लाख रुपए का जुर्माना लेके छोड़ दिया गया है। तो दोषी तो दोनों ही है। अगर ये मान के चले कि सिर्फ एक दोषी और दूसरा दोषी नहीं है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 140 से ज्यादा आईएफएस की फौज है जो हिमाचल प्रदेश में आके ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है और जिन्होंने वनों का कभी रुख भी नहीं किया है। हालत ये है, वो ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस से घर, ये हालत है। जबकि पहले हर फॉरेस्ट अधिकारी वन का निरीक्षण करने जाता था, अब कोई भी नहीं जाता वनों के अंदर। जी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की बात सुनाता हूं आपको। सच्चाई क्या है? इन्होंने पेड़ बेचने हैं, इन्होंने जड़ें, इनका काम तो इनका तो सेल परचेज का काम है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तो एक सीमित संस्था है। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए जी, पूरे फॉरेस्ट को बेचना किसने है? वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने। पूरे फॉरेस्ट के मटेरियल के जड़ों को बेचना है वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने। पूरे फॉरेस्ट की बिरोजे को बेचना है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने। अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ नीलामी करते हैं, सिर्फ नीलामी। उसके बाद ये घाटे में,
उसके बावजूद भी ये घाटे में चली रही। और मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे पास तो आरटीआई भी है, 15-20 सालों से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी नहीं चेंज होते, और एक बार जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में चला जाता है वो छोड़ के आना नहीं चाहता। सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई एक सरकार आएगी वो बोल देगी कि मेरे समय में 5 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ, 7 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ, 20 करोड़ रुपए। अरे आपने पूरा जंगल आप नीलाम करते हो, पूरी जड़ें आप नीलाम करते हो, पूरा बिरोजा नीलाम करते हो, फिर आपको नुकसान होता कहां है ये बताइए मुझे, किस चीज पे नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जड़ जो है इस प्रदेश में, ये जो हिमाचल प्रदेश में थोपे गए आईएफएस ऑफिसर्स हैं, ये इनको हिमाचल प्रदेश से प्यार नहीं है। ये तो फॉरेस्ट रेंजर से नीचे जितने लोग हैं, ये हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए लगे हैं। ये फिर गार्ड बचाने की कोशिश करते हैं, छोटे गार्ड मेहनत करते हैं। ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ फॉरेस्ट रेस्ट हाउसों में ऐश करने के लिए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो संसाधन है उनको यूज करते हैं हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए लोग। ये देखिए सीरियस एलिगेशन है, इस तरह का एलिगेशन एक राजनेता को नहीं लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री इससे जाहिर है कि उन पे सख्ती करेंगे, उनको वनों के तरफ उनका रुख करेंगे। बिल्कुल। सूरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शॉर्ट। हम लोगों को विजिलेंट होना पड़ेगा जी, हम लोगों को बिल्कुल छोड़ेंगे, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी जो है सुनिश्चित करनी पड़ेगी सरकार को कि वो फॉरेस्ट बचाने के लिए लगे। फॉरेस्ट ऑफिसर जनता को भागीदारी किसी भी तरह से सुनिश्चित करने ही नहीं देते हैं। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट में अपने आप में एक सरकार बन के रह गया हुआ है, वो सरकार की भी नहीं। बिल्कुल, ये कहना है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुधारने की आवश्यकता है। जी सूरज जी, जरा शॉर्ट में आप अपनी बात कह दीजिए। और ये जो जी सूरज जी, सुधार करने की आवश्यकता है ताकि गुंजाइश हर डिपार्टमेंट में रहती है, हर सेक्टर में रहती है। लेकिन जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में शुरू के दिनों में बहुत ही भ्रष्टाचार रहा, वन माफिया बहुत हावी रहे, उन्होंने बहुत जो है वनों को काटा, अपने लिए संपत्ति बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी निमटा जी कह रहे थे कि पिछले वीरभद्र सिंह जी ने बहुत टाइट किया। मैं आपको 2 घटनाएं बताना चाहता हूँ। तारा देवी में जिस तरह से हजारों की तादाद में जंगल काट दिए गए, उसका कोई बाद में माई बाप नहीं निकला। और चंबा में मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट में किस तरह से जॉइंट इंस्पेक्शन होता है, किस तरह से हम बेचते हैं, इनको जानकारी नहीं है। और उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन करके मार्किंग होती है। आज तो ग्रीन पेड़ जी वो प्रोसेस की बात है, प्रोसेस की बात है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है। नेगी जी, हमें कारपोरेशन की वर्किंग से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ माफिया की हम नहीं, वो पता है मुझे, हम माफिया की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि माफिया कहीं ना कहीं हर जगह घुस जाता है। कैसे चंबा में माफियागिरी हुआ है? जी चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि वन माफिया पे प्रहार तो किया गया है, लेकिन आगे इसके क्या परिणाम होंगे? क्या वन माफिया की कमर टूटेगी? नहीं टूटेगी, क्योंकि अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग की मिली भगत से ही ये प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा की अवैध तस्करी पड़ोसी राज्यों में की जा रही है। अभी एक बॉर्डर में ऑपरेशन किया है सुक्खू सरकार ने, लेकिन आगे हमारे और भी राज्यों के साथ बॉर्डर लगते हैं, वहां पे भी टिम्बर मार्केटें दूसरे राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इस पे कैसे किया जाए? वहीं पे वन अधिकारियों को एक बड़ा अच्छा मतलब इसमें चर्चा में सुझाव आया कि वन अधिकारियों को सक्रिय करने की जरूरत है। वो वनों में जाएं, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के और प्रोजेक्ट जो वन विभाग में विभिन्न चले हैं उनमें ही व्यस्त रहते हैं कहीं ना कहीं। वो लेकिन वन संपदा को वो नहीं देख रहे कि उसको का क्या हो रहा है। हिमाचल की वन संपदा को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए सुक्खू सरकार शायद और भी सख्ती से कदम उठाए, यही उनसे संभावना की जा रही है, उनसे उम्मीद की जा रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।